बच्चों, आज का जो वीडियो में टॉपिक है लिंग गुणसूत्र मेंडल के नियम, ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। ये हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा और इंटर और 12 की बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। और ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि बोर्ड इनको बार बार जो है परीक्षा में रख देता है। आज हम देखेंगे लिंग गुणसूत्र क्या है। मनुष्य की कायिक तथा जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। इनमें से 44 या 22 जोड़े समजात होते हैं। इनमें से जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 44 गुणसूत्र अर्थात 22 जोड़े, ये समजात होते हैं। समजात का मतलब बच्चों एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं अर्थात XX, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। जो एक जैसे गुणसूत्र जो 44 गुणसूत्र होते हैं यानी 22 जोड़े, इनको समजात गुणसूत्र कहते हैं। ये समजात होते हैं और ये समजात होते हैं जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। ध्यान देना। 44 गुणसूत्रों को जो एक जैसे होते हैं इसीलिए इनको समजात कहते हैं, जिन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। शेष जो एक जोड़ा गुणसूत्र होता है, एक जोड़े का मतलब दो गुणसूत्र, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। पुरुष तथा स्त्री में यह गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। पुरुष में और स्त्री में, दोनों में जो ये एक जोड़ी गुणसूत्र होते हैं दोनों में अलग अलग होते हैं। पुरुषों में XY, स्त्री में XX। पुरुष में इस जोड़े अर्थात 23वां जोड़ा, पुरुष में जो ये जोड़ा है अर्थात 23वां जोड़ा, 22 जोड़े यहाँ हो गए, एक 23वां जोड़ा हो गया जिसमें 2 होते हैं। ये दोनों गुणसूत्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। दोनों एक दूसरे से भिन्न होते हैं, जिनमें से एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है। जिनमें एक छोटा और दूसरा बड़ा होता है। इस प्रकार ये हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। जो पुरुष में होते हैं जो गुणसूत्र, उसमें एक छोटा होता है। जो छोटा होता है वह Y गुणसूत्र होता है और जो बड़ा होता है वह X गुणसूत्र होता है। इस प्रकार ये हेटेरोसोम्स कहलाते हैं। इनमें से बड़ा X, छोटा Y गुणसूत्र कहलाता है। स्त्री में जो दोनों गुणसूत्र होते हैं समजात होते हैं। समजात मतलब एक जैसे, एक प्रकार के होते हैं, अर्थात दोनों गुणसूत्र X होते हैं। पुरुष की जनन कोशिका में 22 जोड़ा और प्लस जो एक जोड़ा है वो XY प्रकार का होता है, अर्थात 22 और एक जोड़ा हो गया 23। पुरुष में ये 46 गुणसूत्र इस प्रकार से होते हैं, 22 जोड़ा और प्लस XY। स्त्री की जनन कोशिका में 22 जोड़ा और जो XX है ये सेम है, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। अर्थात पुरुष में लड़का या लड़की का होना इन्हीं गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। मनुष्य में लड़का या लड़की का होना इन्हीं गुणसूत्रों का निर्भर करता है। अब हम देखेंगे कि लड़का और लड़की जब होते हैं उनमें से ये पिता के गुणसूत्र हैं, जिनमें से XY है, यहाँ पे ये लिंग गुणसूत्र हैं, और ये माता के गुणसूत्र हैं जो XX हैं। बाकी ये जो 44 गुणसूत्र हैं 22 जोड़े, ये दोनों समजात हैं। लेकिन जो लिंग गुणसूत्र हैं आपके XY पिता में होते हैं और माता में XX होते हैं। यदि यहाँ पे देखिए ये पिता के गुणसूत्र हैं 22 प्लस X, 22 प्लस Y अर्थात 44 प्लस XY।
और माता के जो गुणसूत्र होते हैं 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स अर्थात 44 प्लस एक्स एक्स। अब देखिए ये जो 22 प्लस एक्स हैं इनको गाइनोस्पर्म कहते हैं, ये गाइनोस्पर्म है। और जो 22 प्लस वाई हैं ये इंडोस्पर्म है। ये स्त्री में जो गुणसूत्र हैं ये समान है, इन्हें अंडाणु कहते हैं। स्त्री के जो गुणसूत्र हैं ये अंडाणु होते हैं। तो जब ये गाइनोस्पर्म अंडाणु से संपर्क करते हैं, ठीक है, गाइनोस्पर्म जब अंडाणु से संपर्क करते हैं गाइनोस्पर्म, तो लड़की को का जन्म होता है। गाइनोस्पर्म जब अंडाणु से संपर्क करते हैं तब यहाँ पे देखिए गाइनोस्पर्म है, ये अंडाणु से संपर्क हुआ। 22 ये हो गए आपके गाइनोस्पर्म और 22 आपके ये हो गए जो है आपके माता से, तो 44 हो गए और एक से एक आपके ये हो गए। इन गाइनोस्पर्म और अंडाणु जब मिल गए तो 44 प्लस एक्सेस अर्थात लड़की हुआ। गाइनोस्पर्म और अंडाणु जब मिलते हैं तो लड़की होती है। इंडोस्पर्म के साथ में जब अंडाणु मिलते हैं, इंडोस्पर्म के साथ में ध्यान दीजिए, तो लड़के का जन्म होता है। इंडोस्पर्म यहाँ अंडाणु से संपर्क किया, ये इंडोस्पर्म है देखिए बच्चों, और ये आपका अंडाणु है। तो इंडोस्पर्म का जब संपर्क स्त्री के अंडाणु से होता है तभी लड़के का जन्म होता है। इस प्रकार से बच्चों ये लिंग निर्धारण अगर आता है शार्ट में 4 नंबर का तो केवल इतना ही लिखना है। यदि 6 नंबर का आता है तो लिंग निर्धारण की क्रियाविधि आपको लिखना है, ठीक है। महिलाओं के दोनों गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, उसी को दोहराया गया, थोड़ा सरल कर दिया गया है ये क्रियाविधि में। महिलाओं के दोनों गुणसूत्र एक ही प्रकार के होते हैं, हमने जैसे पहले बताया एक्स एक्स। पुरुष के जो दोनों गुणसूत्र होते हैं अलग अलग होते हैं अर्थात भिन्न भिन्न होते हैं एक्स वाई। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं। पुरुष 2 प्रकार के शुक्राणु बराबर मात्रा में उत्पन्न करते हैं जिनमें एक्स और वाई होते हैं। पुरुष के गुणसूत्र एक्स और वाई होते हैं। महिलाएं एक ही प्रकार के अंडाणु उत्पन्न करते हैं जिनमें एक्स एक्स होते हैं। सो ये जो गुणसूत्र हैं लिंग गुणसूत्र महिलाओं में ये एक्स एक्स होते हैं और ये एक ही प्रकार के होते हैं। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण जो नंबर 5 और 6 हैं, जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडे को निषेचित करता है, पुरुष का जो एक्स गुणसूत्र है इसको शुक्राणु और स्त्री के जो एक्स गुणसूत्र अर्थात अंडाणु से निषेचित करता है, तो एक्स एक्स युग्मनज बनता है, जाइगोट कहते हैं जिसको, जिसमें से लड़की में परिवर्तन हो जाता है। लड़की ये एक्स एक्स लड़की में परिवर्तन होता है अर्थात लड़की में विकसित होता है। और जब वाई गुणसूत्र वाला अर्थात पुरुष का जब गुणसूत्र जो वाई गुणसूत्र है जिसको शुक्राणु कहते हैं, अंडे को अर्थात जो स्त्री के एक्स गुणसूत्र हैं अंडे को निषेचित करता है, तो एक्स वाई युग्मनज बनता है जिसमें से लड़का उत्पन्न होता है अर्थात लड़के का विकास होता है। इस प्रकार से बच्चों ये लिंग निर्धारण की क्रियाविधि पूरी होती है। अब हम आगे जो कक्षा 10 और 12 में हर बार आता है बच्चों, और ये मेंडल के आनुवंशिकता के नियम इतने इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को बच्चों इन्हें रटना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो आने ही आने हैं। ये हम आपसे बताते हैं कि ये जो मेंडल के नियम है, मेंडल ने जो नियम दिए हैं 3 नियम, ये 100% आना है। तीनों नहीं आएंगे तो 2 आएंगे या फिर 1 आएगा, ये तो फिर पूरा पूछेंगे। सो ये मेंडल के नियम बहुत सरल है। मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया और जो उससे निष्कर्ष निकला है
उसी को मेंडलवाद कहते हैं। देखिए मेंडलवाद क्या है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने, इनका पूरा नाम है, ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के विभिन्न गुण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया, अर्थात संकर कराया, ठीक है ना, और संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर वंशागति के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। मेंडल जो क्रॉस कराने के बाद जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए, वे वंशागति के महत्वपूर्ण एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसके बाद तीन व्यक्ति डी ब्रीज, कार्ल कारेंस और एरिक वान शेरमैक, ये तीन व्यक्ति डी ब्रीज, कार्ल कारेंस और एरिक वान शेरमैक, ये तीनों व्यक्तियों ने मेंडल के काम की पुष्टि की कि जो मेंडल ने काम किया क्या सही है या गलत। तो इन्होंने मेंडल के काम की पुष्टि की, तब जाकर के जो मेंडल का नियम है प्रकाश में आया और सत्य पाया गया। मेंडल के सैद्धांतिक बिंदुओं का 3 वैज्ञानिकों ने नियमों के रूप में प्रतिपादित किया। मेंडल के जो सैद्धांतिक बिंदु हैं, इनको 3 वैज्ञानिकों ने नियमों के रूप में प्रतिपादित किया, जिन्हें मेंडल के नियम कहते हैं। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम कहा जाता है। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम ये जो 3 हैं इस प्रकार से हैं। अब जो मेंडल का पहला नियम है, इसको प्रभाविता के नियम से भी आता है बच्चों, कभी कभी प्रभाविता के नियम कहते हैं, या फिर एकल लक्षण। ये एकल लक्षण क्यों इसको कहते हैं, प्रभाविता का नियम इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ही लक्षण, जब 2 पौधों को क्रॉस होता है तो इसमें एक ही पौधे के गुण आते हैं, इसलिए इसको एकल लक्षण कहते हैं। अर्थात एक ही इसमें प्रभावी होता है, एक प्रभावी नहीं होता है। बहुत सरल है, रटना नहीं है, समझिएगा। इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच, एक आपका शुद्ध लंबा पौधा आया, एक शुद्ध बौना पौधा, अर्थात दोनों विपरीत हैं, विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया गया, अर्थात संकर कराया गया, संकरण। तो जब संकरण कराया जाता है दोनों पौधों के बीच में, तो पहली पीढ़ी अर्थात F1 पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है। इन दोनों का जब क्रॉस कराता है मटर के दोनों पौधों में मेंडल, एक शुद्ध लंबा पौधा है, एक शुद्ध बौना पौधा। जब मेंडल इन दोनों पौधों का क्रॉस कराता है तो एक पौधे के लक्षण प्रकट होते हैं, एक के प्रकट नहीं होते, अर्थात एक के छिपे रहते हैं। जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में संकर संतान में प्रकट होते हैं, जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में संकर संतान में यहाँ पे जो प्रकट होंगे, इन दोनों में क्रॉस कराने पे जो लक्षण प्रकट होता है, प्रकट वाले को प्रभावी, और जो प्रकट नहीं होता, जैसे बौने पौधे का प्रकट नहीं हुआ, यहाँ पे ये आया टी, और टी तो आया लेकिन सभी लंबे पौधे आए, क्योंकि यदि एक कैपिटल आया तो प्रभावी ये हो गया, ये हो जाएगा। तो सभी लंबे पौधे आए। ये जो टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी हैं, ये आपके संकर क्रॉस को दिखाते हैं कि संकर अर्थात दोनों मिले हुए हैं। लेकिन प्रभावी कौन है, शुद्ध लंबे पौधे। जो पौधा आया यहाँ पे तो सभी लंबे आए जब क्रॉस कराया पहले पीढ़ी में, ये संकर कहलाते हैं। सो इसी को जहां एक लक्षण प्रभावी हुआ, बौने नहीं आए, सभी लंबे पौधे आए, शुद्ध लंबे नहीं बल्कि लंबे आए, इसीलिए ये पौधा एक प्रभावी हुआ, एक के लक्षण प्रभावी हुए, बौना एक भी नहीं आया। इसी को प्रभाविता का नियम कहते हैं बच्चों। प्रभाविता के नियम का स्पष्टीकरण आप इस चित्र के माध्यम से
परीक्षा में यदि याद नहीं होता है तो मात्र शुद्ध लंबे पौधे, शुद्ध बौने पौधे, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे देखिए एक इधर का आया एक इधर का आया, अर्थात एक कैपिटल एक स्मॉल, लेकिन लक्षण शुद्ध लंबे पौधे की जगह सभी लंबे पौधे है। सो एक के प्रभावी हुई, इसलिए इसको प्रभाविता का नियम कहते हैं। सो इसी प्रकार से लिखना है बच्चों। देखिए हमने आपके लिए इतनी मेहनत किया है कि लिखने का तरीका देखना है यहाँ पे, और जैसे हमने लिखा है यदि आप हाईलाइटर लेके जाते हैं और कुछ ऐसे जो हेडिंग है जो जो खास है इनके ऊपर आपको हाईलाइटिंग करते हैं तो एग्जामिनर आप लोगों को अच्छे नंबर देगा। दूसरा लक्षण है जिसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। कभी कभी पृथक्करण का नियम आएगा या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम। एक ही बात है, लक्षणों के पृथक्करण का नियम या फिर युग्मक की शुद्धता का नियम, दोनों एक ही बात है बच्चों। तो ये ध्यान देना, पृथक्करण का नियम आता है तो आपको ये लिखना है, युग्मक की शुद्धता का नियम आता है तो भी आप लोगों को यही लिखना है। जब प्रथम पीढ़ी या F1 के विषम युग्मजीय पौधों में, पहली पीढ़ी, अभी देखिए पहली पीढ़ी है, अब इस पहली पीढ़ी का जो आगे जो है आगे जो इसका होता है क्रॉस होता है, आगे इस पीढ़ी को जब क्या बोलते हैं बोया जाता है तो उसमें क्या लक्षण आते हैं। इस जो संकर पौधे है, इस संकर पौधे को जब आगे बोया जाएगा उसमें कैसे अच्छे लक्षण आएंगे, तो ध्यान देना है। जब प्रथम पीढ़ी F1 के विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, इनमें जब स्वपरागण होता है अर्थात उसी पौधे में जब स्वपरागण होता है तो दूसरी पीढ़ी जो F2 की पीढ़ी है, F2 पीढ़ी में अर्थात दूसरी पीढ़ी में संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का पृथक्करण एक निश्चित अनुपात में होता है। इसे लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहते हैं बच्चों। दोबारा से समझिए, जब पहली पीढ़ी अर्थात F1 के विषम युग्मजीय पौधों में, विषम युग्मजीय आपके विषम युग्मजीय हैं, इस कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजीय पौधों में स्वपरागण कराया जाता है। अब जब स्वपरागण होता है तो जो दूसरी पीढ़ी में जो संतान आती हैं, जो फल आता है, वो परस्पर विपरीत लक्षणों का पृथक्करण का एक निश्चित अनुपात होता है। इसे लक्षणों में पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब यहाँ पे समझिए उदाहरण में, जैसे आपका ये विषम युग्मजीय अर्थात संकर पौधा लिया हमने, अब इसमें स्वपरागण जब कराया गया, ठीक है ना, तो दूसरी पीढ़ी है तो इसमें देखिए शुद्ध लंबा, ये शुद्ध लंबा आया, जो शुद्ध लंबा पौधा है एक आया, और जो संकर लंबे आए, इस प्रकार से ये दो आए, एक इधर है एक इधर संकर लंबा, और एक लास्ट में जो छिपा हुआ लक्षण था वो लक्षण अर्थात शुद्ध बौना एक आया, अर्थात एक जब स्वपरागण हुआ तो एक शुद्ध लंबा आया, दो आपके संकर आए और एक शुद्ध बौना आया। इसको अनुपात कहेंगे 1 2 1, 1 2 1। अब यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा, लंबेपन का कारक टी, जो ये टी है कैपिटल, और बौनेपन का कारक स्मॉल टी, फिर से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न हैं। ठीक है, फिर से मिलकर 3:1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। अब 3:1 कैसे हो गया, क्योंकि लंबा ये है, लंबा ये है, लंबा ये है, अर्थात लंबे 3 हो गए और बौना 1 हो गया, इसी को 3:1 कहते हैं बच्चों। तो इनको तीनों को जोड़ दिया, ये लंबा हो गया, क्योंकि यहाँ पे लंबेपन का टी है और बौनेपन का आपका स्मॉल टी है। सो 3:1 आपका लंबेपन का लक्षण है, अर्थात 3 और बौनेपन का 1 के अनुपात में लंबे तथा बौने पौधे उत्पन्न करते हैं। इनमें 25% शुद्ध लंबे हुए, ध्यान दीजिए, 50% संकर, मतलब 25 25 50 हो गए दोनों, तथा 25% शुद्ध पौने पौधे, शुद्ध, अर्थात यह जीनोटाइप अनुपात कहलाता है।
1:2:1 का जो अनुपात है, 1:2:1 का जो अनुपात है, ये जीनोटाइप का अनुपात है बच्चों। आगे जो मेंडल ने तीसरा नियम दिया, मेंडल के तीसरे नियम को स्वतंत्र अपविवन का नियम कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी अकेले इसी को पूछता है 4 नंबर में। स्वतंत्र अपविवन का नियम आप अच्छे से समझ के जाइएगा, और यहाँ पे अगर इतना चित्र बना दिया ना आप लोगों ने, तो इस चित्र से ही आप लोगों को पूरे नंबर मिलने वाले हैं, क्योंकि उदाहरण किसी भी परीक्षा में उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण में सारी की सारी चीजें रख दी जाती हैं। तो यदि आप लोगों को ये याद नहीं आता है तो उदाहरण जरूर लिख के आइएगा, इससे आप लोगों को नंबर मिलने वाले हैं। इसमें देखिए, इस नियम के अनुसार द्विसंकर क्रॉस में युग्मक बनाते हैं तथा यह युग्मक बनाते समय प्रत्येक लक्षण के दोनों कारकों का बीज संयोजन दूसरे लक्षण के कारकों के बीज संयोजन से प्रभावित नहीं होते हैं। अतः प्रत्येक लक्षण एक स्वतंत्र यूनिट बनाता है और युग्मक निर्माण के समय मुक्त रूप से पृथक होकर जनकों के किसी भी लक्षण के साथ संयोग बना सकता है। देखिए, अब यहाँ पे समझिए, जैसे ये Y आपका पीला का लक्षण है, ये लो, R का मतलब रेड, मतलब पीला और गोल। मेंडल ने एक पीला गोल, एक पौधा पीला गोल लिया, पीला गोल बीज मटर का, और स्मॉल y और स्मॉल r, स्मॉल y हरे को निश्चित करता है और स्मॉल r झुर्रीदार को। बच्चों, पीला गोल और हरा झुर्रीदार पौधे का जब क्रॉस कराया जाता है, ये जनक पौधे हैं, यहाँ से ये जनक पौधे हैं, आगे जो पीढ़ी उत्पन्न होती है वो संकर पीढ़ी कहलाती है। तो पीला गोल और हरा झुर्रीदार का जब क्रॉस कराया तो यहाँ से एक देखिए एक जो है Y लिया और एक जो है R, दोनों आपके कैपिटल हैं। इधर से दोनों एक एक ले लिया, अर्थात कैपिटल स्मॉल y और स्मॉल r। सो इधर कैपिटल हो गए, इधर स्मॉल हो गए। बच्चों, अब देखिए यहाँ पे चारों लक्षण इकट्ठे हो गए, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल r। अब ये सब मिल करके देखिए, यहाँ पे समझिए, बहुत सरल है, मैं ठीक बताता हूँ बच्चों आप लोगों को कैसे करना है। अब देखिए, ये आपका जो हुआ, ये आपका कैपिटल और कैपिटल Y हो गया, कैपिटल R हो गया। सो पहले दोनों लिख लिया, इसके बाद फिर कैपिटल का Y लिख दिया और इधर का स्मॉल लिख दिया R। फिर दोनों, अब देखिए, फिर इधर का ये वाला लक्षण या क्रम से स्मॉल y और कैपिटल R। फिर देखो किनारे के दोनों ले लिया, है ना, स्मॉल y और स्मॉल r। इधर किनारे के इधर किनारे हो गए, इधर के किनारे के इधर किनारे हो गए बच्चों। और देखिए, इधर देखिए, ये आपका ये कैपिटल हो गया और ये ऐसे, ये देखो ऐसे ले लेना, ऐसे। फिर जब इधर आना तो ऐसे हो जाएंगे, कैपिटल और स्मॉल, तो स्मॉल और कैपिटल हो गए। इधर आपके ऐसे क्रॉस कराइएगा तो बीच बन जाते, ऐसे लेंगे और ऐसे लेंगे, तो जब ऐसे लेंगे ऊपर से तो ये पहले आएगा, जब ऐसे लेंगे तो आपके ये आ जाएंगे, है ना। अर्थात y आपका स्मॉल है और r आपका कैपिटल है। y आपका कैपिटल है ऐसे और r आपका स्मॉल है। समझिए, बहुत सरल है। पहले देखिए किनारे पे, यहाँ पे किनारे के रख लिया, y r दोनों कैपिटल हैं, इधर किनारे पे रख लिया। इधर के दोनों स्मॉल हैं, y r, इनको किनारे में कर लिया। इधर क्रॉस कर दीजिए तो y और क्रॉस करने पे इधर स्मॉल आ जाता है। फिर इसको क्रॉस कर दिया तो स्मॉल y और कैपिटल R। इसी तरह से आर वाई, इधर ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे आपके, ये आपके दोनों सेम होंगे।
और ये आपके दोनों सेम हो गए। सो देखिए इन्हीं को इसी क्रम से इधर भी लिख देना है ना। कैपिटल आर वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आर, जैसे यहाँ पे है इधर सेम होना चाहिए। स्मॉल वाई आर यहाँ रख दिया। अब देखिए दोनों स्मॉल हैं वाई आर, इधर भी दोनों स्मॉल हैं, तो इनमें ध्यान देना कि ये जो 4 हैं इधर भी 4 ऐसे रखा है। अब इनमें ऐसे क्रॉस हुआ ऐसे। अब जब ऐसे हुआ तो देखिए बच्चों ये दोनों आपके कैपिटल आ गए और दोनों आर आपके इधर आ गए। वाई दोनों कैपिटल हो गए, आर दोनों कैपिटल हो गए, है ना। सो हमने बताया था कि जो आपका वाई है ये पीला है, यदि ये आर आता है कैपिटल तो गोल है, तो पीला गोल होगा। अब देखिए इसका क्रॉस किया वाई, इधर भी कैपिटल इधर भी कैपिटल, तो दोनों कैपिटल हो गए, सॉरी ये दोनों कैपिटल हो गए। अब इसके बाद ये आपका ये आ गए कैपिटल और ये हो गया। यहाँ देखिए ये आपका कैपिटल वाई हो गया, स्मॉल वाई, इधर दोनों आर आपके कैपिटल हैं तो दोनों आर आ गए। इधर देखिए आगे चलिए, ये आपका वाई कैपिटल है ना, ये स्मॉल है, इधर आर आपका कैपिटल है, ये स्मॉल है, इस तरह। अब ऐसे चलिए ऐसे आ जाइए, जैसे इधर होगा वैसे इधर होगा। देखिए ये वाई और ये वाई दोनों वाई आपके कैपिटल हो गए, ये आर और ये आर, तो एक कैपिटल है एक स्मॉल है, ये देखो। ऐसे आ जाओ, ऐसे यहाँ से ले आओ यहाँ से ले आओ। सो दोनों वाई आपके क्या हो गए कैपिटल और दोनों आर आपके क्या हो गए स्मॉल। अब देखिए सो हम स्मॉल जब दोनों आ गए तो स्मॉल ये दोनों आर क्या है झुर्रीदार हैं, और दोनों स्मॉल जो वाई हैं वो कैपिटल वाई हैं, ये आपके पीले हो गए, सो पीला झुर्रीदार हो गए। इसमें से जब कैपिटल अक्षर आता है तो जो कैपिटल अक्षर आएगा बड़ा अक्षर अर्थात वो प्रभावी होगा बच्चों। तो अगर बड़ा आता है जैसे केवल एक ही आर अगर आता है तो वो आपका गोल होगा, या फिर एक ही वाई आता है तो आपका पीला होगा। जैसे यहाँ पे अब देखिए वाई आई है, दोनों वाई आ गए तो पीला होगा। अब इनमें से दोनों आर हैं, एक कैपिटल स्मॉल है, तो जो कैपिटल होगा ये प्रभावी होगा, तो इसलिए यहाँ पे गोल लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों वाई हो गए आपके, यहाँ पे दोनों स्मॉल हो गए, सो दोनों वाई आपके क्या हो गए प्रभावी हो गए अर्थात पीला हो गया, ये दोनों आपके जोड़ीदार हो गए। अब इधर चलिए ये देखिए ये आपका कैपिटल है और एक स्मॉल है वाई, सो वाई आपका बड़ा आपका प्रभावी होगा पीला होगा। आर देखिए आपका कैपिटल आया स्मॉल आया, सो जो बड़ा है प्रभावी होगा, आर आपका गोल होगा, सो गोल पीला गोल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये आपका अक्षर वाई ये प्रभावी होगा इसीलिए पीला लिखा गया, ये आपका स्मॉल है, ठीक है ना। दोनों आर आपके, तो दोनों जब आर हैं तो आप दोनों आर आपके झुर्रीदार हो गए, पीला झुर्रीदार हो गए। इसी प्रकार से बच्चों इसको और इसको मिला करके यहाँ पे लिखना है, इन दोनों अक्षरों को इन दोनों अक्षरों को मिला के रखना है, इसी से आपको ये बहुत सरल है बनाना। अब देखिए यहाँ पे ये वाई कैपिटल और स्मॉल, सो वाई आपका प्रभावी होगा पीला, दोनों आर आपके गोल होंगे। ये देखिए वाई कैपिटल हो गया एक स्मॉल हो गया, यार आपका कैपिटल हो गया स्मॉल हो गया, सो ये दोनों प्रभावी हो गए, पीला गोल हो गया पीला गोल है? इसमें बड़ा अक्षर देखिए, इसमें देखिए दोनों आर हो गए दोनों स्मॉल हो गए, सो वाई आपके दोनों स्मॉल हैं अर्थात हरे रंग का सूचक है, ये प्रभावी होगा हरा हो गया, है ना। दोनों कैपिटल आ गए यार, तो दोनों कैपिटल आर आ गए तो गोल हो गए, हरा गोल आ गए। इधर भी देखो हरा गोल आ गए क्योंकि ये वाला प्रभावी होगा, यहाँ से देखते हैं तो ये वाला आर आपका आता है। इसी तरह से यहाँ देखिए बच्चों ये आपका जो कैपिटल वाई है यहाँ आया, स्मॉल वाई यहाँ पे आ गया देखिए हैं इस खाने में, फिर आपका कैपिटल आर आ गया स्मॉल आर आ गया, तो ये दोनों प्रभावी हो गए पीला गोल हो गए। इसके बाद देखिए ये वाई आपका प्रभावी होगा स्मॉल वाई, फिर ये दोनों आर आ गए, तो पीला झुर्रीदार हो गया। अब ये दोनों जो वाई हैं स्मॉल हैं छोटे वाले हैं, हरे हरे रंग का हरे रंग को जो है दर्शाते हैं। इसमें से जो कैपिटल आर आ गया स्मॉल आर आ गया तो गोल, क्योंकि ये आपका गोल आपका प्रभावी होगा, है ना। अब देखो दोनों आपके स्मॉल हैं, तो दोनों स्मॉल हैं अर्थात हरा झुर्रीदार तो हरा झुर्रीदार। इस प्रकार से बच्चों इनमें पीला गोल अगर गिनेंगे तो आपके 9 आएंगे, पीला गोल
1, पीला गोल 2, पीला गोल 3, पीला गोल 4, पीला गोल 5, पीला गोल 6, पीला गोल 7, पीला गोल 8, पीला गोल 9। सो आपके पीला गोल 9 आ गए। हरा गोल 3 है आपके। हरा गोल 1, हरा गोल 2, हरा गोल 3। पीला झुर्रीदार आपका, पीला झुर्रीदार 1, पीला झुर्रीदार 2, पीला झुर्रीदार 3। पीला झुर्रीदार 3 है, यहाँ पे देखिए पीला झुर्रीदार पीला 3 हो गए। एक आया हरा झुर्रीदार। इस प्रकार से बच्चों ये आपका जो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको चित्र बनाइएगा, बहुत आसान है। देखिए टिक लगानी है और ऐसे आप आराम से कर लेंगे।